नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका एक महत्वपूर्ण लेक्चर जो आपके सामने होगा, और ये संपूर्ण यूकेपीएससी और यूपीएससी और अदर स्टेट्स के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। और इसलिए पूरा बजट का A to Z आपके सामने रख देता हूँ। बजट के इतिहास से लेकर वर्तमान में बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यापार, कृषि, उद्योग किस क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया है और वर्तमान बजट का लेखा जोखा पूरा आपके सामने रखता हूं और थोड़ा इतिहास से जोड़ता हुआ चलता हूं। चलिए शुरुआत करूंगा इस टॉपिक की। बजट को आए हुए 23 जुलाई को बजट आया था और आज 26 जुलाई है, यानी 2-3 दिन हो गए लगभग। जो लोग अवेयर हैं सबने बजट एक बार सुन लिया है, देख लिया है, और जो लोग मुझे सुनते हैं उनके लिए मैं बजट को पूरा ABCD अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूं। इसलिए हर चीज़ को, यानी पूरा डिटेल वीडियो है, आपको फिर अदर कुछ और नहीं देखना है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से। बजट 2024-25, चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले बजट शब्द, सबसे पहले ही बजट शब्द कहां से लिया गया है तो फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। पहला ही प्रश्न आपके पास है, और फ्रेंच भाषा के बोगेट से लिया गया है, और इसका अर्थ है चमड़े का थैला या बैग। मतलब बजट ना हिंदी भाषा का शब्द है ना अंग्रेजी, तो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, और बोगेट से निकला है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। और तो जो बजट का कंसेप्ट सबसे पहले किस देश में आया होगा तो सर्वप्रथम बजट पेश किया गया है 1773 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा ब्रिटिश संसद में। जब वो ब्रिटिश संसद में बजट पेश करने आ रहे थे तो उनके पास एक चमड़े का बैग था। उन्होंने चमड़े को बैग को खोला और पूरे साल का वित्तीय दस्तावेज सामने रखा। तो मजाक के रूप में इसे बजट कहा जा रहा था। तो तब ये शब्द धीरे धीरे प्रचलित हुआ। रॉबर्ट वॉलपोल 1773 की बात बता रहा हूँ, 1773 की। अच्छा, भारतीय संविधान, जब बजट शब्द भारत का है ही नहीं तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। नहीं, बजट शब्द का क्यों होगा? क्योंकि ये भारतीय शब्द ही नहीं है। तो हमारे लिए बजट के लिए क्या आता है? वित्तीय दस्तावेज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारत में बजट को क्या कहते हैं? वित्तीय दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं अब धीरे धीरे। अच्छा, बजट शब्द का उल्लेख, अब चूंकि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, हाँ बजट का तो होगा ही, यानी वित्तीय दस्तावेज का तो होगा ही। तो केंद्रीय बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102(12) में, और जबकि राज्यों से संबंधित बजट का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है बस। अनुच्छेद 112 वित्तीय दस्तावेज, अनुच्छेद 112 के अनुसार ये बात भी कही है कि एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है तक सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण बजट कहलाता है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो हमने प्राप्ति किया और जो हमने खर्च किया वो सब उसका वित्तीय दस्तावेज, उसका लेखा जोखा बजट है। ये अनुच्छेद 112 कहता है। अच्छा, थोड़ा सा बजट के इतिहास पर चलते हैं। और भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी 1860 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले लॉर्ड कैनिंग भारत आ गया था, और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी उसी के समय हुआ था, है ना। तो उसके बाद 1860 में पहली बार भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई। और जो लॉर्ड कैनिंग का वित्त मंत्री था जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। ये भी ध्यान रखना। और इसलिए भारत में अगर बजट प्रणाली का जनक कहते हैं तो जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, लॉर्ड कैनिंग और जेम्स विल्सन। लेकिन ब्रिटेन में पहली बार रॉबर्ट वॉलपोल ने ब्रिटिश संसद में पेश किया था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न इससे संबंधित बजट से कि 1921 में गठित एकवर्थ कमेटी, कुछ प्रश्न जो बने हुए हैं, कि सिफारिश के आधार पर 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की घोषणा की गई थी। तो एकवर्थ कमेटी का गठन एक्चुअली 1921 में हो गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट दी 1924 में और कह दिया कि रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग तरीके से अब प्रसारित किए जाएंगे। इसीलिए 1925 में पहली बार रेल बजट को कब अलग, आम बजट से अलग पेश किया गया था? तो 1925 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बातें अलग अलग है, डेट अलग अलग है। और फिर अभी वर्तमान में 2017 में विवेक देवरॉय कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट और सामान्य बजट को पुनः एक साथ पेश किया जा रहा है 2017 के बाद। यानी ये वर्तमान, यानी मोदी जी की सरकार का निर्णय था कि फिर से इसे एक साथ पेश किया जाए। अच्छा, इतिहास में फिर से
कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया, तो 26 नवंबर 1947 को आया, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद आया। तब वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी। अच्छा, गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी 26 जनवरी 1950 के बाद पहला बजट कब आया, तो 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। और सी.डी. देशमुख 1955-56 में पहली बार हिंदी में बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे, यानी पहली बार हिंदी में बजट किसने पेश किया। कुछ प्रश्न जो बजट से आप तक बने हैं वो सारे कवर करूंगा मैं। जवाहरलाल नेहरू यानी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद बजट पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री रहने के दौरान 1958 का बजट पेश किया था। और केवल जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद बजट पेश किया वो है जे.एल. नेहरू के अलावा और कौन कौन से, 3 नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो है जे.एल. नेहरू 1958, इंदिरा गांधी 1970, यानी बजट पेश करने वाली पहली महिला भी है। हालांकि वो प्रधानमंत्री है लेकिन वित्त मंत्री के रूप में भी वो अपना कार्यभार देख रही है, इसलिए स्वतंत्र वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली जो वित्त मंत्री होंगे वो निर्मला सीतारमण ही होंगी, लेकिन फिलहाल पहली महिला अगर पूछे तो इंदिरा गांधी जी। और तीसरा नाम है राजीव गांधी, 1987 का बजट पेश किया था। ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश स्वयं किया था। अच्छा, कुछ और प्रश्न, जब इस टाइप का प्रश्न बन ही गया है तो इसको भी कवर कर लेते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं, मतलब पहले वित्त मंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ही नहीं थे, मोरारजी देसाई भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन जी, 4 नाम ऐसे हैं जो पहले वित्त मंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री रहते हुए भी बजट पेश नहीं कर पाए, यानी बजट पेश करने के दौरान शायद पद चला गया होगा, या ऐसे वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश नहीं कर पाए, तो उसमें एच.एन. बहुगुणा, उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, और के.सी. नियोगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब ऐसा भी अवसर आया जब ये वित्त मंत्री थे लेकिन बजट नहीं पेश कर पाए। चलिए, इतिहास पर काम कर रहे थे फिलहाल बजट के। अच्छा, मोरारजी देसाई एक और नाम प्रश्न है कि भारत के ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया, 10 बार मोरारजी देसाई ने। और उत्तराखंड से पहले नारायण दत्त तिवारी हैं, 1928 का बजट पेश किया था उन्होंने, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत में बजट पेश किया था, तो 1928 का बजट था। तो उत्तराखंड वालों के लिए एक प्रश्न ये था। अच्छा, इसके अलावा बजट का टेलीविजन पर प्रसारण पहली बार कब हुआ, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए। पहले बजट को बिना टेलीविजन पर प्रसारित किए हुए पेश किया कर दिया जाता था शाम को, लेकिन 1992 के बाद बजट का टेलीविजन पर प्रसारण होने लगा था। अच्छा, और कुछ डिसीजन जो बजट के बारे में आए हैं कि भारत में 1999 से पहले बजट शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, जबकि वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 1999 में बजट सुबह 11 बजे पेश किया था। मतलब 1999 से पहले हमारा बजट आता था शाम के 5 बजे। 99 के बाद माननीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की। चलिए, वर्ष 2020 से बजट डिजिटल तरीके से, यानी डिजिटल तरीके से पेश किया गया पहला बजट भारत का ये है 2020 का, और ये सबसे लंबा बजट भी है, लगभग 2 घंटा 40 मिनट का। भारत में सबसे लंबा बजट का टाइम पीरियड 2020 का है, निर्मला सीतारमण जी का। चलिए, अब भारत में बजट के सामान्यतः 3 पक्ष होते, चूंकि जो नए स्टूडेंट्स उन्हें बजट पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी और ये 2-4 बार में तो बजट आपके सर से चला जाएगा, तो इस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए बस ये ध्यान रखना होता है कि बजट को आप पढ़ते रहिए, थोड़ा एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिए। पहले वर्ष की प्राप्तियां और व्यय इसका ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और जो चालू वर्ष चल रहा है उसकी प्राप्तियां और व्यय, और फिर आगामी वर्ष जो आने वाला समय है उसकी प्राप्तियां और व्यय, यानी 3 साल को लेकर चलना पड़ता है इसमें। ज़्यादा इस पर अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, और अभी तो वर्तमान बजट का ही ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री देखते हुए चल रहे हैं। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजट की शुरुआत कब हुई है या किसने की है, तो पीटर ए पायर इनने शुरुआत की थी इसकी। भारत में 1987 में जीरो बेस बजट की शुरुआत राजीव गांधी के समय हुई है, तो विश्व स्तर पर पीटर ए पायर ने की थी। ठीक है, भारत में 1987 में राजीव गांधी के समय। अच्छा, निष्पादन बजट को भारत में 2005 में पेश किया गया था, जबकि इसे सर्वप्रथम अमेरिका ने, यानी जीरो बेस बजट, निष्पादन बजट का कंसेप्ट भारत में 2005 में आ रखा है और अमेरिका ने शुरुआत की थी। अच्छा, एक है आउटकम बजट, इसको भी 2005 में पी चिदम्बरम ने पहली बार पेश किया था। और आजकल जो चल रहा है वो है जेंडर बजट, भारत में पहली बार 2005-06 में आया था, और यह सर्वप्रथम 1982 में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था जेंडर बजट। ठीक है, तो ये बातें कुछ बजट से संबंधित थी। अब आ रहे हैं हम अपने बजट पर जो 2024 का बजट है। ठीक है,
थोड़ा सा हिस्ट्री जो कि क्लियर है, अब आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है बजट का, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पर है। अब बजट का अनुमान 2024-25, ठीक है। तो वर्तमान जो बजट पेश हुआ है वो है 23 जुलाई 2024 को, यानी आज से 2-3 दिन पहले। किसने किया था? श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। उनका कुल 7वां बजट था ये, और तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भी है, ठीक हो गया, मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी का 7वां बजट, अंतरिम बजट भी उन्होंने एक पेश किया है। अच्छा, इस बार बजट की थीम क्या रही? मेनली किस चीज को ध्यान रखना जाना है? कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, कौशल ट्रेनिंग, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, और मध्यम वर्ग का कल्याण। ये 4 बातें खास हैं इसमें, ठीक है। तो कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन, एमएसएमई और मध्यम वर्ग का कल्याण। इस बार के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही है? तो 31.3 लाख करोड़ रही है, 31.3। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही हैं? 16.09 लाख करोड़, ठीक है। और कुल प्राप्तियां रही हैं 18.02 लाख करोड़, कुल प्राप्तियां यानी राजस्व और पूंजीगत मिला के। तो ये एक अलग से एक टॉपिक है एक्चुअली। इकोनॉमिक्स एक अपने आप में टफ सब्जेक्ट है। जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको लगता है कि ये पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, तो इसको हम लोग अपनी जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज है उसमें समझाते हैं। जुलाई 2024 में हमारा उत्तराखंड यानी हल्द्वानी में यूकेपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यानी हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के या गढ़वाल या कहीं पर भी, वो लोग अपना नामांकन करा सकते हैं। वहाँ पर हम लोग पूरे 1 साल यानी 1 से 1.5 साल 18 मंथ का एक कंप्लीट कोर्स कराते हैं, और उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, कहाँ क्या कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा सकती, बस यहाँ पर तो हमें अभी फिलहाल अपडेट करना है बजट को। तो राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और कुल प्राप्तियां, वर्तमान बजट लगभग कितना है? 48.02 या 20 लिखा आ रहा है, तो लगभग 48,20,512 करोड़ रुपए का है, जो 2023-24 के सापेक्ष 3.18 लाख करोड़ अधिक है। मतलब पिछले साल के बजट से इतना अधिक है। कितना अधिक है पूछे तो 3.18। कितना है? 48,20,512 करोड़, ठीक है। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट फैक्ट है। तो और कुछ खास बातें मैंने शुरुआत में कवर कर दी ताकि आपको दिक्कत न हो। 2024-25 में राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डिफिसिट होता है, उसे जीडीपी का 4.9% करने का अनुमान है। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का अनुमान है? तो 4.9। अच्छा, इसमें भी क्या बात, 4.9 का मतलब है 16.13 लाख करोड़ रहने का अनुमान, ठीक है। हमें वैसे लक्ष्य ये रहता है कि हम अपने राजस्व घाटे को हर हालत में कम से कम करें, तो लेकिन ये हो नहीं पाता। इस बार 16.13 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। और जो अंतरिम बजट में, पिछली बार जो अंतरिम बजट आया था फरवरी में, वहां पर 5.1% अनुमानित था, और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 4.5% रहने का अनुमान है। वो तो कम होगा, तो उम्मीद है चलो कम होगा, 4.5 से 4.9 से 4.5 हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली थी। अच्छा, और क्या था? भारत में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर यानी ग्रोथ रेट 8.2%, और अगले वर्ष तक यह 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। ये चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको, समीक्षा टाइप की है ये। अच्छा, कुछ खास बातें, इस बार जो बजट में कुछ चीजें महंगी और कुछ सस्ती हुई, उसका व्यापक असर भी देखा जा रहा है कि सोना 4,000 नीचे लुढ़क चुका है, तो सोना और चांदी में कस्टम ड्यूटी 6% का कम कर दी गई है। ये खास डिसीजन था। और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की 24 नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य है। बैंकिंग सेक्टर का विस्तार होगा भारत में। और जो बातें इसमें दिख रही हैं, भारत की मुद्रास्फीति लगभग 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, ठीक है। ये खास बातें जो मैंने यहीं पर कवर कर दी है। अब इसके अलावा बजट के विशेष फोकस, इस बार बजट 2024-25 किन लोगों को फोकस किया गया है, यानी इस बजट के अनुसार भारत की कितनी जातियां हैं, तो वो सब, ये 4 महत्वपूर्ण जातियों की बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, किसानों का कल्याण होगा, युवा शक्ति और रोजगार, और गरीब उत्थान यानी किसान। तो ये महत्वपूर्ण है 4। तो बजट के प्रारूप के विशेष फोकस बिंदु ये 4 हैं, ठीक है। महिला, किसान, युवा और गरीब। चलिए आगे बढ़ता हूं, और क्या खास बातें कही गई है। अच्छा, बजट 2024-25 में 9 प्रमुख प्राथमिकताएं रखी गई, मतलब इन चीजों को प्राथमिकता मिलेगी। क्या क्या होंगे वो? खेती में उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, एग्रीकल्चर, रोजगार और क्षमता विकास पर जोर देना, समाज के हर तबके के विकास पर जोर, विनिर्माण सेवा क्षेत्र में सुधार, ठीक है। और नेक्स्ट है
शहरी विकास को नई पहचान दिलाना, यानी शहरों का डेवलपमेंट करना, बड़े बड़े शहरों का विकास करना, ऊर्जा सुरक्षा पर बल देना, एनर्जी रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, इसके लिए अलग से पैसा मुहैया है, नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, शोध और डेवलपमेंट, विकास पर बल और अगली पीढ़ी के सुधार पर फोकस, इसके लिए कुछ अलग से योजनाएं आई हैं, उनका पूरा डिटेल कराऊंगा बाद में कहाँ कहाँ क्या हुआ। इसको थोड़ा और शॉर्ट तरीके से चाहिए। अगर ये पूछे कि 2024-25 के बजट में इनमें से क्या नहीं है फोकस, मतलब किस चीज को फोकस नहीं किया गया है, तो उस प्रश्न पर भी हमें ध्यान पड़ना पड़ेगा। मैंने किन 9 प्राथमिकताएं हैं, तो 9 की 9 एक सूत्र से भी आप कवर कर सकते हो। वो है एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इससे हमारा प्रश्न बन जाएगा ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, एम फॉर एमएसएमई, मैंने कहा ना ये खास बातें हैं जिन पर फोकस रखा है, और पी फॉर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ाना, एल फॉर लैंड यानी भूमि सुधार, भूमि से संबंधित काम, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, वाई फॉर यूथ, यूथ को फोकस किया गया है, और नेक्स्ट है एम फॉर मिडिल क्लास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बार जो बातें कही गई है। ई फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एन फॉर न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स, ये बात मैं कह रहा था, और टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक ही हो गया, ठीक है। तो ये खास खास बातें थी इस बजट की। तो आपको एम्प्लॉयमेंट याद रखना है, इससे आपका प्रश्न बन जाएगा। अच्छा, कर प्रणाली में इस बार क्या विशेष परिवर्तन देखने को मिला? वैसे कर तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी की दरें क्या रही, और टैक्स स्लैब क्या क्या है, ये सब तो अलग से टॉपिक है। लेकिन खास जो चीज देखने को मिली है, जिसका मतलब बजट प्रकाशित होने के बाद व्यापक असर भी देखा था शेयर सूचकांक में, उन चीजों को भी एक बार देख लेते हैं। उसमें था एक प्रत्यक्ष कर में लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ये टर्मोलॉजी भी आपको ध्यान रखनी है। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, इसको 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया, और इसका बहुत बड़ा असर भी रहा। तो जो शेयर धड़ाम करके गिर रहे थे या शेयर डाउन चल रहा था, उसका एक बड़ा कारण है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। क्या होता है, खासकर जो बड़े शेयर सूचकांक होते हैं और जो बड़े शेयर कारोबारी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वे शेयरों को बहुत लंबे समय तक बचाए रखते हैं, है ना। तो अब वो बहुत लंबे समय तक नहीं बचाए रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर टैक्स बढ़ाकर 10 से 12.5% कर दिया गया है, तो लंबे समय तक उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर संकट था, मतलब दिक्कत आई थी। दूसरा एंजल टैक्स, ये देखिए एक नया टर्म्स फिर है। एंजल टैक्स कौन सा टैक्स है? नई स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली कंपनी पर कर समाप्त, मतलब जो नए स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज को पर अब कर नहीं लगेगा, इन कंपनी पर कर समाप्त कर दिया गया। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉरेन कंपनीज पर निगम कर 40% से बड़ा घटाकर 35% कर दिया गया। जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, उन पर कारपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। विदेशी निवेशकों को भारत में स्वागत करना है, इसका मतलब। अच्छा, रुपया कहाँ आता कहाँ जाता है, इसको भी थोड़ा सा, वेयर डज द रुपीज कम फ्रॉम बजट 2024, मतलब पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, इस पर थोड़ा सा एक नजर मारते हैं। ये आपने कई जगह देख भी लिया होगा, तो इस बार हम इसको पहले आंकड़ा है मनी बजट का। देखो, सबसे पहले पैसा कहां से आता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा इनकम कहां से हो रही है। तो सबसे पहले यहां पर दिख रहे होगा आपको इनकम टैक्स, 19% इनकम टैक्स लिखा हुआ है ये, ठीक है, 19%, जो बड़ी संख्या दिख रही है। और इससे भी बड़ी संख्या जो हमें दिख रही है, ऋण, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, 28% है, ऋणों से हमें आ रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा भारत में आ रहा है तो ऋणों से आ रहा है। दूसरा आ रहा है तो इनकम टैक्स से, मेरे ख्याल से ये है 19%। और भी यहां पर जो परसेंटेज दिख रहे होंगे, ये था जीएसटी एंड अदर टैक्सेज, जीएसटी से 18%, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स से, निगम कर से 17%, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 5%, और नॉन टैक्स 7%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 1%, और कस्टम ड्यूटी से 4%, ठीक है। तो मेनली जो पैसा आ रहा था वो था बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 28%, यानी ऋणों से, और दूसरा था इनकम टैक्स 19%, और तीसरा दिख रहा था जीएसटी एंड अदर टैक्सेज 18%। तो ये चीजें ध्यान रखनी थी। और चौथा कॉरपोरेशन टैक्स 17%। भारत सरकार के बजट के अनुसार
अच्छा, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट देखते हैं आप। इसमें लिखा है कि वेयर डज द मनी गो। अच्छा, पैसा खर्च कहाँ हो रहा है या जा कहाँ रहा है, तो इस पर भी एक नजर मार रहे हैं। ये आजकल आपके बजट में कहीं भी इमेजेस दिख रही होंगी आपको। इसमें दिख रहा है जो हमें सबसे ज्यादा, एक 20% यहाँ पर दिखा है हमें सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरा दिखा है 20% यहाँ पर स्टेट्स शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटी। जो भारत सरकार की राज्य को टैक्स देने में जो शेयर होता है, बराबर हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें खर्च हो रहा है। यानी भारत और राज्य के बीच जो टैक्स की भागीदारी होती है, शेयर होते हैं, वो 20%। दूसरा 20% है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी, ये 20% सबसे बड़ी ये है। तीसरे स्थान पर जो यहां पर दिख रहा है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं के लिए 16% था इसमें। और नेक्स्ट जो स्थान है अदर एक्सपेंशन, जो अन्य खर्चे हैं, उसके बाद पेंशन पर 4% खर्च हो रहा है, और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफॉर्म सुधारों के लिए 8% है। उसके बाद डिफेंस 8%, रक्षा पर खर्च हो रहा है, और सब्सिडी पर 6%, इंपोर्टेंट है, सब्सिडी पर 6% और डिफेंस रक्षा पर 8%। ये भी खास बातें हैं आपके लिए। और इसके अलावा यानी मेन था इसमें जो हमने देखा था वो स्टेट्स शेयर इन टैक्सेज एंड ड्यूटी, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स का बंटवारा होता है उसमें केंद्र राज्य को देता है 20%, और दूसरा था ये यानी इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी से, और उसके अलावा ये था सेंट्रल सेक्टर स्कीम से इनके लिए, और फिर डिफेंस के लिए सब्सिडी के लिए। तो ये हमारा पैसे का लेन देन हो रहा है ये। अब इस बार के बजट में विशेष आवंटन किस किस चीज को फोकस करके कितना पैसा दिया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को आवंटन इस बार हुआ है 4,54,773 करोड़ रक्षा मंत्रालय। ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,808, ब्याज भुगतान के लिए 11,62,940 करोड़, कृषि के लिए 1,51,851 यानी 1,51,851 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय ने 1,50,983, एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 89,287 करोड़। खास जो यहाँ पर है मैंने सब लिख दिए हैं ताकि एक मैटर एक साथ आ जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1,16,342 करोड़, शहरी विकास के लिए 82,577 करोड़, और एनर्जी के लिए 68,769 करोड़, समाज वेलफेयर के लिए 56,501 करोड़, और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां 59,000 करोड़। सॉरी, पूर्वोत्तर राज्यों की बात आ रही है यहाँ पर, है ना, तो ये 59,000 करोड़ होगा। इसमें विशेष पैकेज है, अभी इसको थोड़ा कवर करता हूँ। अच्छा, इस बजट में इस बार जो विशेष देखने को मिल रहा था, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो बजट को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं या फिर बजट को राजनीति से जोड़ते हुए चलते हैं, वहां पर ऐसा लगेगा आपको कि यार बजट के लिए खासकर फोकस किया गया आंध्र प्रदेश और बिहार को। किया भी गया, कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार को लेकर अगर देखा जाए तो बिहार ऐतिहासिक धरा रही है हमारे इतिहास में, लेकिन आज तक उसको वास्तव में उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाया। जो भी आज तक के इतिहास रहा हो उसको खगालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार बिहार के लिए विशेष पैकेज मिला हुआ है, तो ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा, आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को नए से डेवलपमेंट करना है, वहां पर बहुत सारे गलियारे डेवलपमेंट करने हैं, उनके लिए उनको एक बड़ा सा पैकेज मिला है। तो इसे विशेष पार्टियों का जो समर्थन मिल पाया उसकी वजह से समझो, या फिर भारत के विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए समझो, जो भी इसे समझा जाए, लेकिन जो भी है बहरहाल इन राज्यों को विशेष फोकस मिला है। तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बहुत बड़ी बात है। क्या खास होने वाला है वहां पर, ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने कवर करके, वैसे चूंकि आंध्र प्रदेश स्टेट्स में काफी कुछ होने जा रहा है इसके लिए। एक तो है पोलावरम सिंचाई परियोजना का विकास किया जाना है, दूसरा है विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनने वाला है, तीसरा आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास निर्माण हेतु। तो ये 3 बातें इनके लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है, इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट, बिहार राज्य। बिहार राज्य के संपूर्ण विकास के लिए 58,900 करोड़ रुपए, कहीं से 59,000 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट था। इसमें क्या होना है, परिवहन विकास के लिए 26,000 करोड़ का तो अकेले ट्रांसपोर्टेशन के लिए है बिहार में। बिहार की सड़कों का कायापलट होने जा रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिलेगी। बिहार के पीर पैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित होगा, और बाढ़ से निपटने हेतु 11,500 करोड़ का प्रावधान बिहार के लिए। तो बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर मिली हुई है बजट में।
अब आते आते हैं उत्तराखंड के लिए। देखो उत्तराखंड के लिए ये पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं इसलिए एक उत्तराखंड के लिए रेल बजट में 5131 करोड़ की सौगात ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हेतु बजट और प्रदेश की 4 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की कवायद शुरू हुई है इससे। तो देखते हैं 51 से 31 करोड़ रुपया किस चीज में खर्च होना है। वैसे तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग अभी बन ही रहा है, और जो 4 नई परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की बात कही है वो ये है, इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वालों के लिए। ये देखिए हम सभी के लिए टनकपुर बागेश्वर जो कि बहुत पहले से चल रहा है, आज तक इसका काया पलट नहीं हो पाया है। अगर इस बार एक काया पलट होता है आने वाले समय में तो ठीक है, हम मानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट या फिर केवल पूर्वी या बड़े स्टेट्स के विकास के साथ साथ छोटे उभरते हुए स्टेट्स की बात हो रही है। तो ये टनकपुर बागेश्वर पहला, और बागेश्वर गैरसैंण, देहरादून सहारनपुर और ऋषिकेश उत्तरकाशी है। सड़क परिवहन मंत्री जो भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं भारत के संरचनात्मक विकास में, वो काबिले तारीफ है, उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं, और वही बात यहाँ पर देखने को मिलेगी आगे भी, ये उम्मीद है हमें। अच्छा खैर, नया टैक्स स्लैब क्या था ये सभी को पता चल गया होगा कि खासकर टैक्स देने वालों को आयकर भुगतान के छूट की सीमा 7.75 लाख रुपए कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण बात है, और 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आपकी आय 3 लाख रुपए तक है वार्षिक, हाँ साल की, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, जो खास टैक्स स्लैब है वो यहाँ पर समझाए गए हैं, ये आपने कई जगह देख लिए होंगे। जैसे 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए की आय अगर है तो आज पर 5% कर लगेगा, और 7 से 10 है तो 10% कर। वैसे इसी हिसाब से 10 से 12 है तो 15% कर, और 12 से 15 है तो 20%, और 15 लाख से अधिक पर 30% कर। ये टैक्स स्लैब था। अच्छा, बजट 2024 और 25 पे क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, थोड़ा सा इस पर नजर मार लेते हैं। वैसे जनरल अवेयरनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता इसमें। फिर भी सस्ता क्या हुआ है, सोना चांदी और प्लेटिनम सस्ता हुआ है। कैंसर की 3 महत्वपूर्ण दवाएं सस्ती हो गई हैं, और सोलर सेल एक्सरे का सामान सस्ता हो गया है। आयातित मोबाइल सस्ता हो गया है, ठीक है। तो इतना सस्ता भी नहीं हुआ है कि आप मोबाइल लेने दौड़ पड़ो, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक ग्रेफाइट सस्ता हुआ है, मछली का चारा और लेदर का सामान यानी पर्स वगैरह और जैकेट, ये सब सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो रखी है, अब इलेक्ट्रिक कार का समय आ रहा है आगे को। कॉपर का सामान सस्ता हो चुका है, और बिजली के तार सस्ते हो गए, ठीक है। तो बिजली की दुकानों में बिजली के तार सस्ते हो गए करके बहुत ज़्यादा भीड़ मचाने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस जो भी हुआ है सस्ता हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या महंगा हुआ है। देखिए, प्लास्टिक का सामान महंगा हो चुका है, सोलर ग्लासेस महंगे हो गए हैं, रसायन, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण, पीवीसी फ्लेक्स, ये सब महंगे हो गए हैं। प्रचार प्रसार करने में भी दिक्कत आएगी। अब बड़ी छतरियां महंगी हुई है, टेलीकॉम, प्लास्टिक, सिगरेट महंगा हो चुका है भाइयों, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब महंगा हो गया, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास योजनाएं जो भारत में चल रही हैं पहले से, उनके लिए आवंटन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ पूछता उछता नहीं है। मनरेगा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और सौर ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वर्तमान में, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। नाभिकीय ऊर्जा के लिए 2228 करोड़ रुपए, अटल वयो अभ्युदय योजना के लिए 279 करोड़। खास है योजना, बीच में कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। ये उन वृद्धों के लिए है जिनको पेंशन के अलावा बहुत छोटी मोटी सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के लिए ये चीन से लगी हुई सीमा जो हमारी है, और उसमें हमारे जो राज्य लगे हैं उन गाँवों का विकास करना है जो हमारे चीन से लगे हैं, 150 करोड़ रुपये उसके लिए दिया गया। चलिए, खास खास बातें सब आ चुकी हैं। अब जैसे कृषि सेक्टर में क्या हुआ, किसानों के लिए क्या खास हो पाया, या हम सभी जो किसान हैं, वैसे भारत कृषि प्रधान देश है, देखकर कृषि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या क्या यहाँ पर नया कुछ हुआ है बजट में, उसको देखना है। मैंने कहा कि पूरे बजट का एक सही सीक्वेंस और सारा मैटर आपके पास होगा। अब इतना आप कवर कर लेते हैं तो फिर आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा ये हमने पढ़ी ली थी, है ना। कृषि में उत्पाद बढ़ाने के लिए 9 उच्च पैदावार वाली फसल की किस्मों का विकास होगा। अब एक्चुअल में हमारे वहाँ जो ट्रेडिशनल खेती चलती है, परंपरागत खेती, तो क्या होता है कि हम सारे किसान एक बार जो खेती करते हैं, अगर वर्षा नहीं हो पाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो फसल चौपट हो जाती है ना, और स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में ऐसी 9 उच्च पैदावार वाली फसलों की किस्मों का विकास करना है। अब जो उच्च पैदावार वाली फसलें होंगी, और 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी, नहीं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, 1 करोड़ किसानों हेतु नेचुरल फार्मिंग
की व्यवस्था की जाएगी, नेचुरल कृषि की बात की जाएगी। ठीक है, भारत के 400 जिलों में डिजिटल सर्वे किया जाएगा इसके लिए, और भारत में 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र बनेंगे। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की बात कही गई है। दलहन तिलहन मिशन पर जोर दिया गया, क्योंकि मिलेट मिशन योजना चल रही है, तो इन चीज़ों को, मोटे अनाज को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। और 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो कृषि में काफ़ी कुछ नया था। चलिए, उम्मीद है इसमें काफ़ी कुछ सच में ही होगा। अच्छा, ये बात है, महिला विकास की बात कर रहे हैं। महिला उत्थान के लिए क्या है? महिला उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया महिला उत्थान के लिए। और कामकाजी महिलाओं हेतु तो हॉस्टल और शिक्षा गृहों की स्थापना, यानी जहां वो काम करती है उसी के समीप आपके लिए शिक्षा गृह, ताकि वहाँ शिशु गृह कहते हैं हम जिसको, शिशु गृह होना चाहिए, शिशु गृहों की सुरक्षा, ताकि वहीं पर अपने बच्चों को आप रख सकते हैं। युवा फोकस, युवा जो सबसे बड़ा देश का आधार स्तंभ है, उनके लिए क्या खास हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई है। खासकर 500 शीर्ष कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, जिसमें 5,000 वेतन और 6,000 भत्ता आपको मिलेगा। तो ये नए युवाओं के लिए, खासकर जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और बेरोजगारी को छोड़ कुछ रोजगार अपनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है। शिक्षा हेतु 1.48 लाख करोड़ का खर्च जो पिछले बजट से 32% है, यानी शिक्षा पर जो बजट इस बार दिया गया है पिछले बजट से 32% अधिक दिया गया है, तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन में 10 लाख तक का लोन मिलेगा जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा न हो। मतलब ऐसे लोगों को जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा न हो रहा हो, वो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, बस वो भी भारत में अगर शिक्षा प्राप्त करें उसके लिए। ठीक है, 10 लाख लेके विदेश में लोन शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा सकते हो आप, और जाएंगे भी नहीं। सालाना लोन पर ब्याज का 3%, जो लोन आपको मिल रहा है उस ब्याज का 3% सरकार देगी। ठीक है, अगर 8% ब्याज की दर है या 10% ब्याज की दर, 8 ही रहती है, 7-8, उसमें से 3% सरकार देगी, शेष वापस करना पड़ेगा। 5 वर्ष में 1000 IIT का हब और स्पोक में अपग्रेड किया जाएगा, जो IIT को उनको अपग्रेड किया जाएगा, ये बात कही। पर्यटन महत्वपूर्ण है, जैसे खासकर उत्तराखंड के लिए, और बिहार की काया पलट जो हो रही है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का पर्यटन विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इससे पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। धार्मिक स्थल राजगिरी, जो राजगृह है यानी मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी है, का व्यापक विकास किया जाएगा, ये कहा गया है। काशी विश्वविद्यालय मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर का विकास करना, और उड़ीसा के संपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र का विकास, ये इस पर लक्ष्य रखा गया पर्यटन में, यानी बिहार उड़ीसा का क्षेत्र। वैसे भी योजना चली इसके लिए अलग से, पूर्वोदय योजना। विकास और अनुसंधान में क्या खास हुआ है? स्पेस अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ाने की बात, तो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ने वाली है। अनुसंधान और नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी अलग से इसके लिए। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हेतु 1000 करोड़ की निधि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, और राज्य को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ की घोषणा कर दी गई है। तो विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में काफी कुछ हो रहा है। रोजगार में क्या कह रखा है? खास बातें, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के तहत 12 औद्योगिक पार्क, पूरे देश में 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और 1000 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क का विकास करना, और 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना। और मुद्रा लोन, जो महत्वपूर्ण बात थी, उसमें 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के भी अलग अलग टाइप हैं, है ना, उसमें कुछ शिशु होते हैं, कुछ प्रौढ़ होते हैं, और कुछ थर्ड टाइप के होते हैं। उसको खासकर जहां 10 लाख है वहां 20 कर दिया गया है। सोलर ऊर्जा तथा स्वच्छ पेयजल में क्या हुआ है? 100 बड़े शहरों में भारत के सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाएगा। ऐसे शहरों का कायाकल्प होगा जो बरसात की वजह से जहां पर बाढ़ आ जा रही है। सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, भारत सरकार की जो योजना है, सूर्य घर मुक्त बिजली के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली उपलब्ध कराई दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। NTPC और BHEL मिलकर 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट विकसित करेंगे, ये कह रखा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें थी। अच्छा, चलिए, और मानव संसाधन, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय और से संबंधित प्रमुख योजना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है बिहार यानी पूर्वी राज्य के लिए पूर्वोदय योजना, काफी महत्वपूर्ण है। और इसका लक्ष्य, थीम रखिए, विकास और भी विरासत भी, यानी विकास भी और विरासत भी। ठीक है, ये हमारी विरासत है, इनको सजोना भी है और डेवलपमेंट भी। पूर्वी भारत के राज्यों के भवन रचनात्मक विकास हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए 4-5 राज्य, इनके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनकी विरासतों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। पूर्वोदय योजना चलाई जा रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ, जैसे औद्योगिक गलियारा और कहाँ होना है? अमृतसर, गया और कोलकाता कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी समुदायों के समाजार्थिक विकास हेतु 63,000 गांवों
का विकास होगा। देखो जो जनजाति समुदाय के हैं, आदिवासी समुदाय के, समाज की मुख्य धारा में पिछड़ रखे हैं, वहां पर वहां के लगभग 63,000 गाँव का कायाकल्प होना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाओं का विकास किया जाना है। बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार हेतु विवाद से विश्वास तक नामक योजना पर बल दिया गया है। जो बैंकों के साथ विवाद चलने वो सब खत्म होंगे। आगे आर्थिक नीति फ्रेमवर्क योजना बनाने की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है इसमें। अगली पीढ़ी के सुधार के लिए क्या होना है, यानी अगली पीढ़ी का सुधार जो इसमें एक कथन था या महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसमें क्या है देखते हैं क्या कर पाएंगे हम अगली पीढ़ी के लिए। इसके लिए चले एनपीएस वात्सल्य योजना, है ना। एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित जो बात उठी है, इसमें क्या है, अभिभावकों द्वारा अल्पवयस्क बच्चों के लिए अंशदान। इसमें अभिभावक अपने 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कुछ अंशदान करेंगे और एक योजना चलाएंगे और भारत सरकार उसके लिए प्रमोट करेगी। भू आधार कार्ड, जब जो हमारा आधार कार्ड है उसी की तर्ज पर अब भू आधार कार्ड बनेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तर्ज पर भू आधार कार्ड लॉन्च करने का प्रावधान। तो काफी कुछ नया होने जा रहा है इस क्षेत्र में भी, ताकि उसकी पूरी पहचान हो पाएगी। अब नेक्स्ट है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुल खर्च जितना होना है ये 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान होना है, जो जीडीपी का लगभग 3.4% है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम खर्च करने जा रहे हैं। और असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन इसके लिए है पैसा, और हिमाचल में पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन और पुनर्वास हेतु बजट प्रबंधन के लिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग था बजट वैसे, और सारा कवर करने का प्रयास किया हमने इसमें, हर पहलू को यानी डिटेल करके भी, और टैक्स से संबंधित बातें जो नई कुछ हुई थी उसमें, और जो भी था, मतलब इसके लिए यूकेपीएससी का जो मेंस होगा, पीसीएस मेंस यानी उत्तराखंड में, वहां पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये बजट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पीसीएस मेंस के अलावा यूपी पीसीएस और अदर सेक्टर में ये 1 साल तक बजट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।